प्रिय विद्यार्थियों, आज प्राणिशास्त्र के व्याख्यान में अपन डेवलपमेंटल बायोलॉजी का अगला टॉपिक कॉम्पिटेंस, सामर्थ्य, उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पूर्व एक मन में इच्छा थी कि आप सबसे ये जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी कर रहे हैं उसके बारे में एक सामान्य चर्चा भी करूं। यह विशेष प्रकार की विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर हर एक जो घटना घट रही है, इवेंट घट रहा है, उसमें हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है। हमें उस कारण को जानना है, समझना है। दूसरा, हर एक घटना एक सुनियोजित सीक्वेंस के अंदर घटती है, उनका क्रम है। हमने भी देखा है कि किस प्रकार से क्लीवेज होगा, जाइगोट से क्लीवेज हुआ, मोरूला बना, मोरूला से ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बना, गैस्ट्रुला से न्यूरुला बना। अर्थात यह एक निश्चित सीक्वेंस के आधार पर ये सारी घटनाएं घटती है। तीसरा, ये सब घटनाएं सुनियोजित होती हैं, वेल रेगुलेटेड होती हैं। अगर ये तीन चीज़ें हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में समझ जाएं तो ये सबसे जटिल माने जाने वाली विज्ञान की शाखा सबसे सरल हो सकती है। मात्र इन तीन विशेष बातों का अपने को ध्यान रखना है और उस हिसाब से अपने को आगे अध्ययन करना है। आज जिसके बारे में अपन बात करेंगे, अंग्रेजी में इसे कॉम्पिटेंस कहते हैं और हिंदी में सामर्थ्य। यह टर्म कॉम्पिटेंस 1932 के अंदर वेडिंगटन ने सर्वप्रथम इस्तेमाल किया। इसकी दो परिभाषाएं दी है, एक फिजियोलॉजिकल स्टेट से दी है और एक इसके मॉर्फोलॉजिकल परिभाषा है। तो पहली परिभाषा जो दे रहे हैं वो फिजियोलॉजिकल स्टेट को बताते हैं, which permits it to react in a morphogenetically specific way to a determinative stimulus। कोई भी कोशिका या कोशिकाओं का समूह ऊतक एक निश्चित स्टिमुलस वेग के द्वारा, एक निश्चित मॉर्फोजेनेटिक रास्ते द्वारा अपने आप को आगे परिवर्धन कर कर एक विशेष प्रकार की कोशिका बनती है, उसको कॉम्पिटेंस कहते हैं। और मॉर्फोलॉजिकली अगर हम परिभाषा इसकी देनी चाहेंगे तो कॉम्पिटेंस इज द टर्म विच सम्स अप द एबिलिटी ऑफ एंजाइम complements of the embryonic cells to adopt to a particular ratio of metabolites। अर्थात एंजाइम कॉम्प्लीमेंट्स की एबिलिटी का ये योग है कि किस प्रकार से ये भ्रूणीय कोशिकाएं अपने आप को अनुकूलन करती हैं एक पर्टिकुलर मेटाबोलाइट्स के रेशियो में। हम पाएंगे कि ये जो सामर्थ्य कॉम्पिटेंस जिसको कहा है, यह हमें ना तो क्लीवेज में दिखाई देता है और न ही ब्लास्टुला के अंदर दिखाई देता है। सर्वप्रथम हमें अगर ये दिखता है तो ये गैस्ट्रुला अवस्था के अंदर दिखता है। अब आती है बात
कि ऊपर दो स्टेज जो क्लीवेज और ब्लास्टुला बताया वहाँ पर नहीं होकर गैस्ट्रुला में क्यों होती है, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप ध्यान रहे, जब tRNA mRNA इनका निर्माण होगा तभी तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। उस दौरान में यह कॉम्पिटेंस, सामर्थ्य की शक्ति उस कोशिका को मिलती है। इट ऑलवेज एक्ट इन रिस्पॉन्स टू सम काइंड ऑफ इंडक्शन और इंडक्टिव स्टिमुलाई। यह हमेशा एक विशेष प्रकार के जो प्रेरक होते हैं उनके द्वारा जो स्टिमुलस मिलता है उसी के अंदर कार्य करते हैं। तीसरा, सबसे जरूरी प्री रिक्विजिट कंडीशन सामर्थ्य के लिए फंक्शनल जीनोम का होना। कॉम्पिटेंस is related with the onset of transcriptional activity of genome during gastrulation and production of new proteins during gastrulation to create a preconditions of competence। इस सारे को अगर ये चारों जो मैंने ऊपर के से आपको वाक्य बोले हैं, पॉइंट्स दिए हैं, अगर उनको दो ही सेंटेंस में पूरा करूं तो प्री रिक्विजिट जरूरी आवश्यकता सामर्थ्य के लिए दो चीज़ होती है। सर्वप्रथम फंक्शनल जीनोम का होना और दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस का शुरू होना। ये दो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं कॉम्पिटेंस के लिए। यह कॉम्पिटेंस को दर्शाने वाला डायग्राम है आपके सामने कि कॉम्पिटेंस यहाँ नीचे वाले डायग्राम में देखेंगे, अर्ली क्लीवेज में ब्लास्टुला, ये नीचे की जो एक्सिस है इसमें अलग अलग स्टेजेस बताए हैं, क्लीवेज का, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, न्यूरुला, ये टेल बर्ड स्टेज, ये मेंढक के अलग अलग स्टेजेस बताए हैं। और ये यहाँ पर बताया है उसकी शक्ति पैरेलल एक्सिस के ऊपर। तो अपन पाएंगे कि क्लीवेज और ब्लास्टुला में किसी प्रकार का न्यूरा गैस्ट्रुला के अंदर शुरू हुआ और जब ये मिड गैस्ट्रुला में आता है तब ये पीक आती है सबसे अधिक, और फिर धीरे 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 ये नीचे की ओर हो जाती है। अर्थात मिड गैस्ट्रुला के अंदर कॉम्पिटेंस, सामर्थ्य की सबसे अधिक सामर्थ्य शक्ति होती है। ये इस डायग्राम के माध्यम से अपने को दिखाया गया है। ये दो डायग्राम अपने को कॉम्पिटेंस किस अवस्था के अंदर सबसे अधिक होती है ये दर्शाते हुए अलग अलग विभिन्न अवस्थाओं के अंदर कॉम्पिटेंस का क्या दर प्रतिशत होता है वो इसके अंदर अपने को दर्शाया है। फिर एक एग्जाम्पल दिया है न्यूरल इंडक्शन। हम सब ने देखा है कि जो कॉर्डा मेसोडर्मल सेल्स होती हैं डॉर्सल लिप के पास में, उन्हीं में शक्ति होती है कि वो प्रेरक का कार्य करती हैं और एक्टोडर्म को, जो एक्टोडर्म इसका रिस्पॉन्सिव टिश्यू होता है, उसको न्यूरल प्लेट बनाने के लिए न्यूरल ग्रूव और न्यूरल ट्यूब अर्थात न्यूरल इंडक्शन देने की क्षमता होती है। यह एक न्यूरल इंडक्शन इस कॉम्पिटेंस का उदाहरण दिया जिसके अंदर एक्टोडर्म किस प्रकार से नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। उसके बाद में आते हैं तीन टर्म्स हैं अपने। पहला मैंने कॉम्पिटेंस बताया, दूसरा डिटर्मिनेशन बताया और तीसरा विभेदन डिफरेंशिएशन। ये तीन टर्म्स अपने को बार बार कंफ्यूज करेंगे, इसलिए एक बार इनको भी थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे। डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं? व्हेन अ सेल चूजेज अ पर्टिकुलर फेट इट इज सेड टू बी अ डिटरमाइंड। हमने फेट मैप पढ़ा है, जब कोशिकाओं का भाग्य आगे चलकर क्या बनने वाले हैं उनका निर्धारण हो जाता है तो डिटर्मिनेशन कहलाता है। अगर सेल ये अपने आप अपना निश्चित भाग्य तय कर लेता है कि आगे चलकर ये बनेगा, उसको डिटर्मिनेशन कहते हैं। डिटर्मिनेशन इम्प्लाइज अ स्टेबल चेंज, द फेट ऑफ डिटरमाइंड सेल डज नॉट चेंज। एक बार जो अपना स्वयं का गंतव्य निश्चित कर लेता है वो ही बनता है।
Therefore, determination is the state when the specialized fate of cell or group of cell is fixed. अब यहाँ पर इसका गंतव्य, ये आगे चलकर ये कोशिका क्या बनने वाली है, इस डिटर्मिनेशन के अंदर ये तय हो जाता है। अब विभेदन क्या होता है? डिफरेंशिएशन, विभेदन को अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन इज अ फुल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन्वॉल्विंग प्रोग्रेसिव डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक सामान्य कोशिका ब्लास्टोला में, जिनको ब्लास्टोमेयस कहते हैं, अविभेदित होती हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई विभेदन, आकार के आधार पर अपन ने माइक्रो और मैक्रो उनको कहा है, लेकिन आगे चलकर ये क्या बनने वाली है उस समय तक उनमें कोई निश्चितता नहीं होती। और जब ये एक एक कोशिका एक सीक्वेंस में धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है और इनका डाइवर्सिफिकेशन दोनों आकार में और कार्य में होता है, उसे हम विभेदन कहते हैं। ये एक बार कोशिका विभेदित हो जाती है, फिर पुनः उल्टी दिशा में यानी अविभेदित नहीं हो सकती। ये दोनों प्रकार का विभेदन होता है। इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर भी हो सकता है और सेल के बाहर भी हो सकता है। इस सारे को अगर अपन समझ जाते हैं तो फिर एक प्रश्न, अगर ये जो मैंने कुछ आपके सामने रखा है, अगर ये आपको पूर्णतः समझ में आ गया, ये CSIR नेट 2016 में ये क्वेश्चन आया है 2 नंबर का। अगर अपने को ये समझ में आ गया, 4 ऑप्शन इसके सामने। सेल टू सेल कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। द एबिलिटी ऑफ सेल टू रिस्पॉन्ड अ स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल इज कॉल्ड। अब ये बताइए क्या का, अगर अपन ने अभी जो पढ़ा है, आपके अगर ये समझ में आया है, मेरे द्वारा दी जानकारी अगर आपके समझ में आई है, तो आप तुरंत 2 नंबर कॉम्पिटेंस, सामर्थ्य, इसका उत्तर देंगे। इसका सही उत्तर भी कॉम्पिटेंस है। ये एक कोशिका की एबिलिटी सब तरह के इन्फ्लुएंस, कोई सब प्रकार के आने वाले वेग को नहीं रिस्पॉन्ड करता, मात्र जो स्पेसिफिक वेग होता है, जो उसके लिए आगे चलकर कोशिका को क्या बनाएगा, वो संदेश जब इसको मिलता है तभी ये आगे परिवर्धन करता है। इसलिए एबिलिटी ऑफ सेल टू रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इंड्यूसिव स्टिमुलाई या सिग्नल इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस। इसके बाद में ये डायग्राम भी वही है, दूसरी ऑथर का है, पूरा डिटेल दिया हुआ है इसके अंदर कि किस प्रकार से लेंस रीजनरेशन, जो सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है कॉम्पिटेंस का, इंडक्शन का, उसको दर्शाते हुए ये अलग अलग अवस्थाएं दिए। आँख में पाए जाने वाला प्लेकॉइड टेल बर्ड स्टेज के अंदर बनेगा, उसके बाद वाली स्टेज के अंदर वेसिकल बनेंगे, उसके बाद में उसके आँख के लेंस के अंदर फाइबर्स का निर्माण होगा जब ये लार्वा से एडल्ट होता जाएगा। ये कौन कौन सी अवस्था में क्या क्या चीज़ बनती है, इस डायग्राम में बखूबी बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। ये जो डायग्राम है आपके सामने, अब ये भी आई लेंस फॉर्मेशन का है, जिसको एक आदर्श उदाहरण माना जाता है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का और कॉम्पिटेंस का। तो आप देखेंगे कि ये आई लेंस कहाँ पर, ये प्रिजम्पटिव लेंस एक्टोडर्म जब ये होता है मिड गैस्ट्रुला में, तब बनना धीरे धीरे इसका विभेदन शुरू हो जाता है। और ये धीरे धीरे ये जब लेट न्यूरोला स्टेज में आता है, तो अब यहाँ पर ये लेंस धीरे धीरे अपना आकार लेना शुरू कर देता है। इस प्रकार अगर इसकी पूरी थ्योरी जाननी हो तो इसके अंदर अपन ये लेंस इंडक्शन का पूरा मॉडल है, ये मैंने आपको इस PDF के अंदर दूंगा, जो इसको अगर आप पूरा ध्यान से देखेंगे कि ये किस प्रकार से अर्ली गैस्ट्रुला में शुरू हुआ, लेंस बनने का सिग्नल मिला, शुरू हुआ, और ये जैसे जैसे लेट न्यूरोला स्टेज के अंदर आते आते इसमें ये पूरा आँख का लेंस निर्माण हो जाता है। विद्यार्थियों, आज इसका मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा। निश्चित रूप से ये तीनों टर्म कॉम्पिटेंस, डिटर्मिनेशन और डिफरेंशिएशन, इन तीनों के विभेद को आज आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और जैसा मैंने पहले शुरू में 3 पॉइंट दिए थे,
उन तीनों को भी अगर ध्यान से मनन किया होगा तो भविष्य में ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी अपने लिए बहुत सरल उपयोगी शाखा रहेगी। धन्यवाद।